नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों एक बार फिर से हाजिर। बिल्कुल, देखिए मौसम बदल रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसके लिए जरूरी ये भी है कि आप रहे बिल्कुल फिट। इसलिए हमारे साथ इस बुलेटिन को देखिए, खबरों से अपडेट होइए और साथ ही साथ ये भी जानिए कि कैसे हमारी तरह चहलकदमी करके आप भी रह सकते हैं फिट। और अब खबर कश्मीर से आपको बताएं, कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिस वजह से जो पर्यटक हैं पहुंचे थे वहां पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उनके चेहरे में काफी खुशी आई। बिल्कुल, उनके चेहरे खुल गए हैं और चलिए आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप कश्मीर में नहीं हैं, देश के बाकी हिस्सों में, तो जरा देखिए सीजन की पहली बर्फबारी और उसके बाद वहाँ का नजारा कैसा है। ठंडक की दस्तक के साथ ही कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे वहाँ मौसम और भी खुशनुमा हो गया। कश्मीर के सोनमर्ग में आसमान से बर्फबारी ऐसी हो रही थी जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों। कैमरे पर यह नजारा और भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस वीडियो को देखिए, रात में गुलमर्ग में कैसी बर्फबारी हुई है। मकान में जलती लाइटों के बीच हो रही बर्फबारी का नजारा और भी शानदार दिख रहा था। कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया था। सीजन की पहली बर्फबारी देख लोग भी बेहद उत्साहित दिख रहे थे। वहां मौजूद चाहे स्थानीय हो या फिर पर्यटक, सभी इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में जुटे थे। यहाँ हर कोई बर्फबारी का लुत्फ उठाता दिख रहा था। हालांकि इस बर्फबारी ने गुलमर्ग का तापमान भी घटा दिया है, जिससे ठंड और ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजिला के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग जोजिला मार्ग बंद कर दिया गया। पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोग भी समय से पहले हुई बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि इससे गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की बुकिंग बढ़ गई है। अब एक तस्वीर आपको सूरत से दिखाते हैं, जहां एक बिल्डिंग के धराशायी होने की तस्वीर सामने आई है और जो भी वहां पर मौजूद था, जिसने भी देखा है, वो सहम उठा। जी, आपको दिखाएंगे कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये पूरी बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के धराशायी होने का ये वीडियो सूरत के कटारगाम इलाके से सामने आया है, जहां एक पुरानी जर्जर इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। ये इमारत बेहद जर्जर स्थिति में थी। वीडियो में इसकी जर्जर हालत आप खुद देख सकते हैं। बिल्डिंग जब गिर रही थी तो इसमें पहले से ही बड़ी बड़ी दरारें थीं। जर्जर बिल्डिंग गिरने में दरारों की बड़ी भूमिका रही। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग महज 7 सेकंड में गिरी और मलबे में तब्दील हो गई। 2 मंजिला इमारत जब गिरी तो उस जगह धूल का गुबार भी उठ गया। ये बिल्डिंग 7 सेकंड में कैसे गिरी, एक बार फिर आप देखिए। गनीमत ये रही कि जब ये 2 मंजिला जर्जर बिल्डिंग गिरी, उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था और ना ही कोई इस इमारत में मौजूद था, जिससे किसी की जान की हानि नहीं हुई। बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे से रास्ता बंद हो गया। मौके पर पहुंची राहत प्रबंधन टीम ने रास्ते से मलबा हटाया ताकि लोगों के लिए आवाजाही सुगम हो सके। और चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक के मैसूर से, जहां पर बाघ का खौफ देखने को मिला है। और बाघ से डरे सहमे लोगों के बीच जब एक वनकर्मी पहुंचा तो क्या वहां पर स्थिति बनी, देखिए रिपोर्ट के जरिए। ग्रामीणों की भीड़ और उनके बीच फंसा ये शख्स। भीड़ में मौजूद हर लोग नाराज, क्या महिला और क्या पुरुष, सब लोग इस शख्स को पीट रहे हैं। सिर्फ एक शख्स है जो इसे बचाता नजर आ रहा है। मारपीट की ये तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर की हैं, जहां के नंजनगुड में लोगों के बीच फंसा ये शख्स वन्य कर्मी है। आप सोच रहे होंगे कि भला लोग इसे पीट क्यों रहे हैं, लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है? तो जवाब है बाघ। पूरे इलाके में इस बाघ का खौफ है। जंगल से निकलकर ये बाघ बस्ती की तरफ आ गया है और आए दिन ये जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। लोगों की नाराजगी की वजह यही है, जिसने मवेशी को अपना निशाना बनाया है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद वन विभाग की ओर से बाघ को पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले साल इसी इलाके में बाघ ने एक किसान को मार डाला था, जिसकी वजह से लोगों में बाघ को लेकर बेहद खौफ है। और इस खौफ के बीच ये वन्य कर्मी जब लोगों के बीच पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चाहे महिला हो या पुरुष, सबने मंजूरी
नाथ नाम के इस वन्य कर्मी पर अपनी भड़ास निकाली। बात अगली खबर की। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप से करोड़ों का कैश बरामद किया और जानकारी ये मिल रही है कि जो कैश है, ये जो पैसा है, ये यूएई से भेजा गया था। जी हाँ, और इतनी भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, उन पैसों का इस्तेमाल कहां पर हुआ और कितनी तादाद में पैसे इकट्ठा हुए हैं, उसे आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। नोटों के ये बंडल और करोड़ों की नोटों की इन गड्डियों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जब्त किया है। ईडी ने ये कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप पर की है। दरअसल ईडी को सूचना मिली थी कि यूएई में बैठा महादेव बैटिंग ऐप के मालिक ने छत्तीसगढ़ चुनाव में इस्तेमाल के लिए ये करोड़ों रुपए भेजे थे, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 2 लाख रुपए अलग अलग जगहों से जब्त किए। ईडी ने इतना सारा कैश 2 जगहों से बरामद किया है। ईडी ने रायपुर में 3 करोड़ 12 लाख रुपए होटल में खड़ी एक कार से बरामद किया है, तो वहीं भिलाई में एक घर से भी यूएई से भेजे गए 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद किए। इतना ही नहीं, ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक अकाउंट की पहचान कर उसमें जमा 10 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर दिया है। ईडी को जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले इन पैसों के डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ है। इन सभी की पहचान कर ली गई है और ईडी ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई करने वाली है। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर बीएचयू के आईटी कैंपस में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल एक छात्रा के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है और 12 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद जो प्रशासन है कॉलेज का और साथ ही जो स्टूडेंट धरने पे बैठे थे, उनके बीच सहमति बन गई और ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। छात्रों का ये गुस्सा बीएचयू के आईआईटी प्रशासन के खिलाफ है। छात्रों की नारेबाजी बीएचयू के आईआईटी डायरेक्टर के खिलाफ है। देश का भविष्य लिखने वाले ये छात्र इसलिए धरने पर बैठे क्योंकि बीएचयू के आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की, लेकिन आईआईटी प्रशासन छात्रा को न्याय दिलाने में नाकाम रहा। बीएचयू के आईआईटी कैंपस का माहौल कल दिन भर तनावपूर्ण रहा। बुधवार की रात आईआईटी कैंपस में एक छात्रा अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो कुछ बाहरी लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की। आरोपों के मुताबिक बीएचयू आईआईटी कैंपस में छात्रा से गन पॉइंट पर छेड़खानी की गई। कैंपस के बाहर से आए 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोप है कि युवकों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। जब आईआईटी के बाकी छात्रों को इसके बारे में पता चला तो वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्र बार बार डायरेक्टर को बुलाने की मांग करते रहे। पूरे दिन छात्रों का धरना जारी रहा। कोशिशों के बावजूद भी बीएचयू में छेड़खानी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार बीएचयू आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई और उसके विरोध में जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए कि बीएचयू के आईआईटी की जो डायरेक्टर है उनके दफ्तर के ठीक बाहर जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों ने प्रशासन के सामने 7 मांगे रखी, जिसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि आईआईटी कैंपस में आने जाने का रास्ता बीएचयू से अलग हो। शाम होने के बाद छात्रों की बीएचयू आईआईटी प्रशासन से बातचीत हुई, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी और करीब 12 घंटे बाद ये धरना खत्म हो गया। कि बीएचयू का जो मेन कैंपस है और आईआईटी का कैंपस है वो बिल्कुल आपस में सटा हुआ है, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है और इसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार गुस्से में हैं। छात्रों की ये मांग है कि जो बीएचयू का आईआईटी का कैंपस है उसको सेपरेट किया जाए, कुछ बाउंड्री वॉल या इस तरीके से कुछ व्यवस्था की जाए ताकि जो अराजक तत्व हैं, जो बाहरी लोग हैं कैंपस में घुस आते हैं, उनको रोका जाए। पुलिस की मौजूदगी में छात्रों और आईआईटी प्रशासन के बीच जो बात हुई उसके मुताबिक आईआईटी कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कैंपस में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। 7 सूत्री कुछ पॉइंट्स थे, उसमें क्या क्या आप लोगों ने डिमांड? जी, हमने क्लोज कैंपस की डिमांड रखी थी, फिर सीसीटीवीज वगैरह की और एक सिक्योरिटी टीम हमारे लिए 24/7 अवेलेबल हो, उन्होंने मान ली है। वो हो जाएगा जल्द से जल्द। मतलब हम मान लें कि अब जो धरना था पिछले 12 घंटे से चल रहा था वो खत्म हो गया, छात्रों का आंदोलन उन्होंने वापस यस सर, अभी के लिए होल्ड पे है। जो उन्होंने बोला अगर वो उस पे कायम रहते हैं तो हम लोग वी आर गुड टू गो। हैरानी की बात यह है कि बीएचयू आईआईटी में छात्रा से छेड़छाड़ की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले साल 2017 में भी एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई थी। तब भी बड़े बड़े वादे हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और अगर आप दिल्ली
एनसीआर में रहते हैं या फिर देश के अलग हिस्से में भी रहते हैं तो जरा देखिए, क्योंकि हमारे पीछे भी दीपिका ये बहुत अच्छी तरह से विजिबल है कि कितना धुंध है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ ही जो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। जी, और ये जहरीली हवा आपकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है यह आप भी समझ सकते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के स्कूल को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। नवंबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने नाक में दम करना शुरू कर दिया है। पंजाब हरियाणा में जलती पराली के धुएं ने दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है और दिल्ली वालों की सांसों पर इमरजेंसी लग गई है। 2 नवंबर को दिल्ली का प्रदूषण लेवल 400 के पार चला गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI 402 दर्ज की गई, यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। जैसे ही दिल्ली का AQI गंभीर कैटेगरी में पहुंचा, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा चरण चालू कर दिया। इसके तहत कई तरह की एक्टिविटी को पूरी तरह बैन कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा डिमोलिशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज और सामरिक महत्व के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूलों को भी बंद कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट करके स्कूलों को बंद करने के फैसले की जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा, प्रदूषण लेवल बढ़ने की वजह से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। कल पूरे दिन ये आलम रहा कि धुंध की वजह से सूरज छिप गया। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण कोई एक दिन में नहीं बढ़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज दिल्ली में सांस लेना भी भारी हो रहा है। सोमवार यानी 30 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 347 दर्ज किया गया। मंगलवार 31 अक्टूबर को ये बढ़कर 359 हो गया। बुधवार 1 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 364 पहुंच गया और गुरुवार यानी 2 नवंबर को इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और AQI 400 के पार पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के ऊपर बिछी प्रदूषण की चादर के जल्द हटने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो एक बेहद ही रोचक किस्सा सामने आया। जी हाँ, दिखाते हैं आपको। आपके बच्चों के भविष्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान बेहद ही रोचक मामला सामने आया। चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी का ध्यान रैली में खड़ी एक स्कूल छात्रा पर गया, जो उनके स्केच के लिए काफी देर से खड़ी थी। ये देख पीएम मोदी ने मंच से ही उस छात्रा से क्या कहा, आप भी सुनिए। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। इस स्कूली छात्रा का नाम आकांक्षा ठाकुर है, जिसने पीएम मोदी के लिए स्केच तैयार किया था। आखिर पीएम मोदी की नजर उस पर पड़ी और आकांक्षा ने पीएम का जो स्केच बनाया था उस पर अपना पता लिखा और पीएम मोदी को गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने आकांक्षा को लेटर लिखने की बात कही है। जहां आकांक्षा पीएम को उनका स्केच देकर बेहद खुश है, तो वहीं आपको पीएम मोदी के लेटर का इंतजार है, जिसमें वो जान सके कि उसके द्वारा दिया गया स्केच पीएम मोदी को कैसा लगा। मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर चुनावी घमासान में कल बहुत बड़ी और अजीब घटना हुई। दरअसल कांग्रेस के मंच से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। और जब ये नारेबाजी हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मंच पर उस वक्त मौजूद थे। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों, क्या था पूरा माजरा, रिपोर्ट में देखिए। सुनिए, सब लोग सुनिए। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी मत बोलो।
ऐसे आप किसी संशय और भ्रम में नहीं रहें, इसलिए सबसे पहले मंच का ये वीडियो ध्यान से देखिए। मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बैठे हैं। उनके पीछे जो पोस्टर लगा है उसे देखकर ये पता चलता है कि ये आयोजन राजस्थान की दूदू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बाबूलाल नागर के नामांकन को लेकर हो रहा था। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भाषण दे रहे थे। इसी दौरान बाबूलाल नागर उठे और माइक लेकर वो बोल दिया जिसे लेकर कांग्रेस ही बैकफुट पर है। कांग्रेस बोलना है, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। अभी मत बोलो। ऐसे सवाल उठने लगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ये कैसे हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग गए, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार नारे लगाएं। अब इसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि सच्ची बात जुबां पर आ ही जाती है। देखिए, दिल की बात जबान पे आई जाती है, और जो राजस्थान की जनता रोज लगा रही है, तो जो नेता चुनाव लड़ने जाता है उसको तो भावनाओं का ख्याल जनता की रखना ही पड़ता है। बाबूलाल जो नागर हैं, उन्होंने जनता की भावना का ख्याल रखा है, और जो राजस्थान की जनता कह रही है, आज वो बाबूलाल नागर कह रहे हैं, कल को इनका कांग्रेस का सारा नेतृत्व तो करेगा। ऐसे हालांकि ये बात साफ दिख रही है कि माहौल बनाने के चक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार बाबूलाल नागर की जुबान फिसल गई, लेकिन राजस्थान चुनाव में इसे लेकर वार पलटवार होना तय है। और बात मध्य प्रदेश के चुनावी बिसात की, जहां गजब की जंग चल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो चली है। जहां चुनावी प्रचार के दौरान टाइम्स नाउ ऑफ भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने और क्या क्या बातें कही है वो देखिए। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा दंगल मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस है, जो एक बार फिर एमपी की सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर आजमाइश कर रही है। चुनाव प्रचार के बीच शिवराज सिंह चौहान ने टाइम्स नाउ नव भारत से खास बात की और कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं नेक टू नेक फाइट नहीं है और बीजेपी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर नेक टू नेक फाइट नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी। शिवराज सिंह चौहान अपनी रैलियों में बार बार गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन कमलनाथ की हर जनसभा में शिवराज सिंह पर डायरेक्ट अटैक होता है। जब नव भारत ने शिवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ उनसे डरे हुए हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी को एमपी विदाई देने वाला है। बहुत टारगेटेड अटैक आप पर किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह आपकी कन्या पूजन को नौटंकी कहते हैं। इसलिए कि वो मुझसे डरे हुए हैं, वो सच्चाई जानते हैं, और इसलिए कई बार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरा श्राद्ध भी कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से मैं उठ जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान के नाम मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। देखना है कि इस बार के चुनाव में एमपी की जनता शिवराज के नाम पर भरोसा करती है या कमलनाथ के वादों पर। नतीजा 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जो भी लिख करके दिया जाता है वो उसे बिना पढ़े लिखे बोलना शुरू कर देते हैं। और ओवैसी ने राहुल के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं। कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया इनको, स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्हों असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को, राहुल गांधी। और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में?
और कल संसद की एथिक्स कमेटी के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी हुई। दरअसल पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले को लेकर के उन्हें बुलाया गया था और उनसे सवाल जवाब किए गए। जी हाँ, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग चल रही थी, महुआ मोइत्रा को अचानक से इतना गुस्सा आया कि वो मीटिंग रूम से उठी और वहाँ से चली गई। पूरा मामला था क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी यानी आचरण समिति ने महुआ को समन किया था। महुआ जब आई तब तक सब ठीक था। उनके 2 हाथ में 3 बैग थे। मुस्कुराते हुए कमेटी की मीटिंग में शामिल होने चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद महुआ तमतमाती हुई बाहर निकली। उनके साथ विपक्ष से सांसद भी थे। महुआ का गुस्सा चेहरे पर साफ दिख रहा था। जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, शेम शेम। जब पूछा गया कि क्या हुआ है तो सबने कमेटी पर ही आरोप लगा दिए। अरे उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन सा हम लोगों ने वॉकआउट। कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात की? कितने बार बात किया? मतलब है आप होटल में कौन किसके साथ रुके, किसने पे किया? और इस तरीके का डॉक्टरी का चीज एथिक्स कमेटी थोड़ी है क्या? सभी विपक्षी सांसद बोले, लेकिन महुआ चुप रही और सभी ने महुआ को चुप रहने को ही कहा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर बताया कि महुआ ने मीटिंग में क्या किया, उन्होंने क्या लिखा, इसे आप खुद पढ़िए। यानी बीजेपी सांसद की माने तो महुआ ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और बाहर आकर विक्टिम कार्ड खेल दिया। खुद को द्रौपदी बताने लगी और ट्वीट कर कहने लगी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। पुणे से आपको दिखाते हैं जहां एक्साइज विभाग ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। जी हाँ, कितनी मात्रा में ये अवैध शराब जब्त की गई है, क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट में देखिए। शराब का अंबार लगा हुआ है। एक नहीं, यहाँ 1200 पेटी से ज्यादा शराब है। शराब की बोतलें भी कोई 500 या 1000 नहीं हैं। यहाँ तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा शराब की बोतलें हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं, जहां बेंगलुरु मुंबई हाईवे पर शराब की एक खेप पकड़ी गई है। दरअसल एक ट्रक में बोरों के बीच छुपाकर शराब की तस्करी हो रही थी। महाराष्ट्र के एक्साइज विभाग को इसकी जानकारी मिली, जिसकी वजह से छापेमारी कर शराब की इस बड़ी खेप को बरामद किया गया। ये ट्रक हमने सर्च किया। सर्च के दौरान हमें ऐसा पता चला कि उसमें कैटल फीड भी था। जो स्टार्टिंग में जो ट्रक ओपन करने के बाद उसमें कैटल फीड दिखाया गया था। अंदर उसकी डिटेल में तहकीकात करने के बाद पता चला कि उसके अंदर 1256 बॉक्स यानी कि 1256 बॉक्सेस उसमें थे और वो हमने सीज किए हैं। उसमें अलग अलग टाइप के लीकर हैं। बता दें कि शराब की इस खेप को तस्करी कर गोवा से विरार ले जाया जा रहा था। बरामद किए गए इन शराबों की बाजार में कीमत तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपए बताई जा रही है। एक्साइज विभाग की ओर से किए गए इस ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जांच जारी है। और चलिए अब खबर अयोध्या से, जहां पर भव्य राम मंदिर बन करके तैयार होने ही वाला है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर के एक कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। और सुरक्षा कंट्रोल रूम के निर्माण से पहले वहां पर भूमि पूजन किया गया, लेकिन इसमें यजमान कौन बने, देखिए रिपोर्ट में। यज्ञ की वेदी सजी है, मंत्रोच्चारण हो रहा है और यहाँ वर्दी में एसपी साहब यजमान बने हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस कंट्रोल रूम की भूमि पूजा हो रही है। बाकायदा वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में निर्माण के पहले भूमि पूजन किया गया और इसके लिए यजमान श्री राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पंकज पांडे बने। इस पूजन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। राय ने बताया कि साल भर में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जो स्थान उचित लगा वहाँ 5 शिलाएं रख दी गईं, अर्थात ये काम का प्रारंभ हो गया। यही अपेक्षा है बहुत जल्दी, अधिक से अधिक 1 साल में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। लाखों लोग आएंगे। ऐसे में श्री राम मंदिर की सुरक्षा बेहद अहम है। यही वजह है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही पुलिस कंट्रोल रूम बनाने का काम शुरू किया गया है।